तो चलिए चैप्टर 1 को स्टार्ट करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? सो इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अब इंट्रिंसिक का मतलब होता है कि उसके अंदर ही प्रेजेंट है, बाय नेचर, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। तो चार्ज जो है ये मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, उसके अंदर ही प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट बनाता है और महसूस करता है। बाय कन्वेंशन चार्जेस दो तरह के माने गए हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये बाय कन्वेंशन है। यूनिट्स ऑफ चार्जेस होते हैं, एसआई यूनिट होता है कूलम, एंड सीजीएस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, दैट इज ईएसयू। एंड एक कूलम में 3 × 10⁹ ESU होते हैं। जो डायमेंशन है चार्ज की, दैट इज AT। इसको आप याद रखें शॉर्ट में एट, क्योंकि करंट का जो फॉर्मूला होता है, तो करंट का फॉर्मूला होता है Q/T। तो वहां से Q निकल के आ जाता है करंट इंटू T। तो करंट की डायमेंशन होगी एम्पियर एंड T की टाइम। सो इसकी जो डायमेंशन होती है दैट इज एट। एंड जो चार्ज ऑन प्रोटॉन है उसकी वैल्यू मानी गई है +E पॉजिटिव, एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन माना हुआ है बाय कन्वेंशन -E, एंड वैल्यू ऑफ E इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो बेसिकली चार्ज होता क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर की, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स बनाता है एंड महसूस करता है। बाय कन्वेंशन दो तरह के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यूनिट क्या है? एसआई यूनिट कूलम एंड सीजीएस ईएसयू। एक कूलम में 3 × 10⁹ ESU होते हैं। डायमेंशन है एट, एंड चार्ज ऑन प्रोटॉन इज अज्यूम्ड टू बी +E एंड इलेक्ट्रॉन -E। E की वैल्यू सबको याद होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब नेक्स्ट करेंगे मॉडर्न थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। इसका मतलब है कि हम अगर किसी मैटर को, किसी बॉडी को अगर हम चार्ज करेंगे, तो बेसिकली हम करते क्या है उसमें? मतलब ठीक है, वेज ऑफ चार्जिंग होंगे, लेकिन मेन तरीका क्या है, मेन मेन कॉन्सेप्ट क्या है जिससे हम बॉडी को चार्ज कर सकते हैं? तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा हुआ है कि जो एटम होता है, हर मटेरियल एटम्स का बना है। और जो एटम है वो फर्दर किसके बने होते हैं? प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। जैसे सपोज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कार्बन की, 6C12। तो इसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? 6। और जितने प्रोटॉन्स है बाय डिफॉल्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? 6। और मास नंबर और एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो, वो भी इस केस में 6 है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे 6। तो जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस में टाइटली पैक्ड होते हैं। जैसे यहाँ पे 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में टाइटली पैक्ड होंगे, और इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व करते हैं, वो भी 6 होंगे। तो बाय डिफॉल्ट अगर आप देखें तो इसका चार्ज कितना होगा? 6 प्रोटॉन्स का चार्ज +6C और इलेक्ट्रॉन्स का -6C, तो नेट होगा 0। क्योंकि बाय डिफॉल्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? बराबर। न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज होता नहीं है। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, चलो न्यूट्रॉन्स का तो यहाँ कोई काम ही नहीं है। प्रोटॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस में टाइटली पैक्ड हैं, उनको ना हम निकाल सकते हैं ना ही किसी एटम में हम डाल सकते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर आउटर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, उनको हम बड़ी आसानी से रिमूव भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। तो अगर किसी तरीके से हम इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दें, तो अगर हम दो इलेक्ट्रॉन्स ऐड करें तो प्रोटॉन्स 6 थे चार्ज +C, और इलेक्ट्रॉन्स 8 हो गए, तो -8E। तो कितना चार्ज हो गया? -2E। ठीक है। अगर हम किसी तरह से दो इलेक्ट्रॉन्स या 3 इलेक्ट्रॉन कम कर दें, तो एक एटम में, ये सिर्फ एक एटम की बात हो रही है, एज ए होल तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स और ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं। सपोज एक एटम ने किसी वजह से 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए, तो पहले 6 थे अब 3 ही बचे, तो उसका चार्ज हो जाएगा +3E। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखें, जो इलेक्ट्रॉन्स है अगर बॉडी वो गेन करती है तो उसका चार्ज नेगेटिव हो जाता है,
ठीक है, और अगर एटम किसी वजह से इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे तो उसका चार्ज क्या हो जाता है, पॉजिटिव। तो हम प्रोटॉन्स को ना हटा सकते हैं ना ऐड कर सकते हैं। सो हम बॉडी को अगर चार्ज करेंगे तो कैसे करेंगे, बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली। देयरफॉर बॉडी कैन बी चार्ज्ड बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली। इसको बोलते हैं मॉडर्न थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। और अगर इलेक्ट्रॉन्स हमने रिमूव किए तो बॉडी हो जाएगी पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, और अगर हमने इलेक्ट्रॉन्स उसको ऐड कर दिए, वो रिसीव कर ले, तो वो हो जाती है नेगेटिवली चार्ज। तो चार्ज करने का बॉडी को तरीका एक ही है, आप उसको जहाँ तो इलेक्ट्रॉन्स दो और यहाँ उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालो। अगर आप उसको इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, बिकॉज नेगेटिव चार्ज का नंबर बढ़ जाएगा। और अगर वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगी तो नेगेटिव चार्ज का नंबर घट गया, तो नेट क्या चार्ज आपको दिखेगा, पॉजिटिव। तो वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो पहली प्रॉपर्टी है कि चार्ज जो होता है वो स्केलर होता है, यानी अगर कभी आपको चार्ज ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो आप सीधा करें, इट इज स्केलर क्वांटिटी। सेकंड, लाइक चार्जेस दे रिपेल ईच अदर। जो सिमिलर चार्ज होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। एंड ऑपोजिट चार्जेस दे अट्रैक्ट ईच अदर। तो लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट। अब थर्ड बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, द चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। इसका मतलब क्या है, जो चार्ज किसी भी बॉडी का होगा, जैसे हमने ऊपर एग्जांपल ली थी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन, एक एक एटम दो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले तो उस पे चार्ज होता है -2e। अगर तीन लूज कर दे तो क्या आ जाता है, +3e। अब जो भी वो इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करेगा, ठीक है, वो इंटीजर में ही करेगा। 10 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, 1000 कर दिए, लाख कर दिए, जो भी कर दिए। तो दुनिया में जो चार्ज एग्जिस्ट करेगा, माइनस जैसे 2e एग्जिस्ट करता है तो उसके बाद -3e एग्जिस्ट करेगा। यानी वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, वो डिस्क्रीट वैल्यूज ही लेगा। वो कौन सी वैल्यूज लेगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की। सो जो भी चार्ज होगा, चार्ज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज, दैट इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दुनिया में जो भी चार्ज एग्जिस्ट करना है वो प्लस माइनस एन ई की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, यानी ऐसा नहीं है कि वो सारे चार्ज एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है ना, जो इसके मल्टीपल हैं चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन के, वो एग्जिस्ट करेंगे, बिकॉज बॉडी मतलब इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज या गेन करेगी। ऐसे तो है नहीं कि 3.5 लूज कर दिए या 3.5 गेन कर ली। ठीक है, तो फॉर्मूला आता है Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। अगर आपको कभी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस या गेन पता लग जाए, यहाँ पे डाल दो, आपको Q मिल जाता है। और कभी चार्ज पता हो तो इसी फॉर्मूले से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस या गेन पता लग जाते हैं। अब ये हमें पता ही है कि पॉजिटिव चार्ज दे रखा है तो इलेक्ट्रॉन्स लूज किए होंगे, नेगेटिव है तो गेन किए होंगे। तो चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड है। बट आजकल ये बिलीव किया जाता है कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स फर्दर एक पार्टिकल्स के बने होते हैं जिसको बोलते हैं क्वार्क्स। क्वार्क्स दो तरह के होते हैं, एक अप क्वार्क, एक को बोलते हैं डाउन क्वार्क। जो अप क्वार्क है उसका चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। जो डाउन क्वार्क है उसका भी चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। जो एक प्रोटॉन है, दरअसल वो दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से बनता है। और जो न्यूट्रॉन है उसमें एक अप क्वार्क होती है और दो डाउन क्वार्क होती है। ठीक है, सो ऐसे आप कह सकते हो कि ऐसे पार्टिकल्स जिनसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनते हैं वो पाए गए हैं जो जिनके लिए चार्ज क्वांटाइज नहीं है। ठीक है, लेकिन अच्छी बात है कि ये जो पार्टिकल्स हैं, जो क्वार्क्स हैं, ये कभी इंडिपेंडेंटली नहीं आपको मिलेंगे, किसी रिएक्शन में क्वार्क बाहर आ गया, ऐसे नहीं होगा। सो हम कह सकते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज स्टिल होल्ड्स। तो क्वार्क्स के लिए तो वैलिड नहीं है क्वांटाइजेशन, बिकॉज उनका चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो फ्रैक्शनल मल्टीपल है। लेकिन चार्ज इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट, क्वार्क इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते ही नहीं। सो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है वो वैलिड है। सो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहती है, क्यू जो होगा वो प्लस माइनस एन ई होगा। और इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कब करना है, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन पता है तो चार्ज आ जाएगा, और चार्ज पता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस या गेन आप निकाल सकते हो। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। वो चीज जिसमें मास नहीं है वो कभी भी चार्ज नहीं हो सकती, बिकॉज दुनिया में सबसे छोटा चार्ज भी आप लोगे तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज लोगे जिसका कुछ ना कुछ मास होता है। ठीक है, सो बिना मास के
चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसीलिए लाइट फोटॉन्स की बनी होती है, फोटॉन्स पे चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होते हैं बिकॉज उनका मास नहीं होता। फर्दर जब आप बॉडी को चार्ज करते हो उसका मास चेंज होता है। अगर बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी तो वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगी, उसका मास घटेगा, चाहे वो निग्लिजिबल है बट घटेगा। और जो नेगेटिवली चार्ज होती है तो थ्योरेटिकली अगर आप बात करें उसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, उसका मास बढ़ता है चाहे वो नेग्लिजिबल है। तो क्वेश्चन करते हैं इस पे। व्हेन अ पीस ऑफ पॉलीइथाइल इज रब्ड विद वूल, इतना चार्ज डेवलप हो गया। तो क्यू को लिख दें एन ई, क्यू की वैल्यू डाल दें, ई की डाल दें, एन आ जाएगा। दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए इनटू मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन क्या होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31। तो आपको पता लग जाएगा कितना उसने मास लूज किया। ठीक है, सिंपल सा न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट इज चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। तो इन एन आइसोलेटेड सिस्टम जो टोटल चार्जेस हैं वो कभी भी चेंज नहीं करेंगे। चार्ज को ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं ना ही आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा। जैसे आपने एक प्रोसेस करा एनिलेशन, एनिलेशन मतलब खत्म कर देना। तो एक इलेक्ट्रॉन में जब पॉजिट्रॉन हम हिट कराएं, पॉजिट्रॉन पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी मैटर होता है, यानी सेम मास एंड चार्ज उल्टा। ठीक है, प्रोटॉन जो होता है उसमें भी मास उल्टा होता है बट उसका मास बहुत बड़ा होता है, उसका एंटी मैटर नहीं है। ठीक है, तो जब ये दोनों हिट होते हैं तो गामा रेज में बदल जाते हैं। बट अगर आप ध्यान से देखें पहले भी सिस्टम का चार्ज जीरो था, बाद में भी जीरो है। ठीक है, और इन गामा रेज को जब हाईली हाईली कंप्रेस करते हो आप तो वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में बदल जाते हैं। तो पहले में अगर आप ध्यान से देखें आपने मास से एनर्जी बना ली, दूसरे में एनर्जी से मास बना लिया, लेकिन पहले भी चार्ज जीरो था बाद में भी जीरो है। चार्ज हमेशा कंजर्व्ड है। मास और एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं लेकिन चार्ज नहीं होता। सिस्टम का एज ए होल अगर आप देखोगे तो चार्ज हमेशा रहेगा कंजर्व। कोई रिएक्शन ले लो, कुछ ले लो, चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा। लास्ट प्रॉपर्टी इज चार्ज इज इनवेरिएंट, यानी ये स्पीड और फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ चेंज नहीं करता, उन पे डिपेंड नहीं करता। जैसे मास स्पीड के साथ चेंज हो जाता है, चार्ज चेंज नहीं होता। नेक्स्ट है वेज ऑफ चार्जिंग। अब हमें पता है कि हमने बॉडी को जब चार्ज करना है या तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं या उसके इलेक्ट्रॉन्स लूज करने हैं, लेकिन वो करने के क्या क्या तरीके हैं। सो फर्स्ट इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अगर हम दो बॉडीज को आपस में रब करें तो एक बॉडी जिसका वर्क फंक्शन लो है, वर्क फंक्शन का मतलब होता है आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ती है टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। तो जिसका वर्क फंक्शन लो है वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देती है, यानी वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। और जिसका वर्क फंक्शन हाई है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेती है, यानी वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। तो बेसिकली चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या है, दो बॉडीज को रब करो, एक बॉडी जिसका वर्क फंक्शन लो है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी, जिसका हाई है वो गेन कर लेगी। एंड इस मेथड से हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस मिलेंगे आपको। यानी अगर आप एक बॉडी पे चार्ज लिखेंगे प्लस क्यू तो दूसरे पे मिलेगा माइनस क्यू, हमेशा सेम मिलेगा। दूसरा होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब कंडक्शन का मीनिंग होता है टच करा देना। अगर आप एक बॉडी चार्ज बॉडी को न्यूट्रल या दूसरी चार्ज बॉडी के साथ टच कराएंगे तो हमेशा शेयरिंग ऑफ चार्ज होगा। तो जब शेयरिंग ऑफ चार्ज होगा तो लेट से आपने एक चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी से टच कराया, ठीक है, जैसे एक रॉड थी जिसपे -10 कूलम था, तो एक अर्थ किया हुआ स्फीयर है उसके साथ टच कराया, तो ऑब्वियसली रॉड नेगेटिवली चार्ज है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स स्फीयर में ट्रांसफर हो जाएंगे। अब आपने पूरा सिलेबस करा ही हुआ है, तब तक ट्रांसफर होते रहेंगे जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाएगा, फिर दोनों के बीच में चार्ज शेयर हो जाएगा। तो इसमें अगर टोटल चार्ज आपके पास -10 था तो बाद में भी जो टोटल चार्ज रहेगा वो -10 ही रहेगा, आपस में शेयरिंग ऑफ चार्ज हो जाएगी। और शेयरिंग ऑफ चार्ज जो होगी वो तब तक होती है जब तक उनका पोटेंशियल सेम ना हो जाए, वो हम कॉमन पोटेंशियल में पढ़ लेते हैं। एंड अगर बिल्कुल आइडेंटिकल हो, आइडेंटिकल स्फीयर्स हो, एक पे चार्ज Q1 हो एक पे Q2 हो, तो टच कराने के बाद दोनों पे चार्ज आ जाता है Q1 + Q2/2 एवरेज। ठीक है, जैसे एक पे है 10 और एक पे है 6, तो टच कराने के बाद दोनों पे 8-8 आ जाएगा। अगर एक पे -6 है तो दोनों पे 2-2 आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय कंडक्शन, जिसमें चार्ज शेयर होगा। थर्ड इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन में आप चार्ज को इंड्यूस कराते हो। तो जैसे एक अर्थ, इसमें आपको अर्थिंग की जरूरत पड़ती है, तो एक अर्थ स्फीयर लेंगे, ठीक है, और उसके पास हम रॉड, एक चार्ज रॉड उसके पास लेके आएंगे, टच नहीं कराएंगे।
तो पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आ जाएगा, जो इस नेगेटिव चार्ज के साथ अट्रैक्शन में रहेगा, जिसको बोलेंगे बाउंड चार्ज, उसके साथ बाउंड हो जाएगा, और नेगेटिव चार्ज इससे दूर चला जाएगा। ठीक है। और जैसे ही आपने अर्थिंग अर्थिंग रखनी है या अर्थिंग अभी करनी है, तो ये सारा नेगेटिव चार्ज दूर जाता जाता अर्थ में फ्लो कर जाएगा। फिर हम इस तार को स्नैप कर देंगे, काट देंगे, यानी अर्थिंग को हटा देंगे। और अर्थिंग हटाने के बाद यहाँ पे रॉड रहनी चाहिए। अर्थिंग हटाने के बाद तक ये रॉड उसके पास ही रहनी चाहिए। ठीक है, नहीं तो सारा पॉजिटिव चार्ज उसमें फ्लो कर जाएगा। पहले हम इस अर्थिंग को हटाएंगे, उसके बाद इस रॉड को हटाएंगे, तो हम देखेंगे ये जो बॉडी है इस पे चार्ज हो जाएगा। लेकिन इसमें हम नेगेटिव चार्ज लेके आए थे, तो बॉडी पे कौन सा चार्ज बनेगा? ऑपोजिट, यानी पॉजिटिव चार्ज। तो बेसिकली चार्ज करने का मेथड, आपको इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव या गेन करना है, तो वो रिमूव या गेन करने के तीन चार्ज मेथड्स हैं, या तो फ्रिक्शन, या कंडक्शन, या इंडक्शन। ये तीनों मेथड अच्छे से आने चाहिए। नेक्स्ट इज कूलम्स लॉ। तो हमें पता है कि जो लाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी वो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। तो फोर्स कितनी लगाते हैं, ये हमें कूलम्स लॉ ने बताया। सो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, देखो डायरेक्शन आपको हमेशा यहाँ खुद देखनी होती है, between any two charges is directly proportional to product of charges and inversely proportional to square of distance between them, and it acts along the line joining the two charges considered to be point charges. तो अगर आपके पास दो पॉइंट चार्जेस हैं, अगर दोनों पॉजिटिव हैं, देखो डायरेक्शन खुद देखना, अगर दोनों पॉजिटिव हैं करेंगे, दोनों नेगेटिव हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। वो जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, वो जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो एफ आ जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखिए पहली बार हम यहाँ पे मॉड डाल रहे हैं बिकॉज आपने यहाँ पे सिर्फ फोर्स में चार्जेस का मैग्नीट्यूड डालना है, साइन नहीं डालना। यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा, के उसकी वैल्यू है 1/4πε0। सो बेसिकली जो फोर्स का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और Q1 Q2 का सिर्फ मैग्नीट्यूड डालना है, प्लस माइनस नहीं डालना, और डायरेक्शन आपको खुद से देखनी है। 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ एंड व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट? इट इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। सीजीएस में इसकी वैल्यू 1 होती है 1/4πε0 की, बट चलो जनरली आपको ऐसा ही काम आएगा। तो बेसिकली फॉर्मूला क्या हुआ फोर्स का बिटवीन टू चार्जेस? 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। पहली बात, यानी ये किस किस पे डिपेंड करेगा? चार्जेस पे, डिस्टेंस पे, और मीडियम। ये जो मीडियम का फैक्टर है दैट इज एप्सिलॉन नॉट। तो ये फॉर्मूला जो लगेगा फ्री स्पेस के लिए या एयर के लिए, तो इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब जो डायरेक्शन है वो आप खुद से देखें। जो फोर्स लगानी है वो लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स पे लगानी है, यानी एक सेंट्रल फोर्स है, एंड चाहे चार्ज छोटा हो चाहे बड़ा हो, एक दूसरे पे जो फोर्स लगाएंगे वो इक्वल एंड ऑपोजिट लगाएंगे, यानी यहाँ पे न्यूटन्स थर्ड लॉ वैलिड रहता है। और अगर स्पेस नहीं है, मीडियम है, तो फॉर्मूले में मीडियम में क्या फॉर्मूला बन जाता है? 1/4πε Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। व्हाट इज एप्सिलॉन? इट इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, एंड एप्सिलॉन होता किसके बराबर है? इट इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब जो एप्सिलॉन आर है वो कितना आ जाएगा? एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। इट इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी विच इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और रिलेटिव परमिटिविटी का ही दूसरा नाम होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो बेसिकली जब भी आपने मीडियम में फॉर्मूला लगाना है, तो आपने क्या पुट करना है? या तो आप एप्सिलॉन डाल दो, या आप एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन आर या के डाल दें। तो सेम फॉर्मूला देखो ऐसे रखना है, 1/4πε0, साथ में लिख दें एप्सिलॉन आर, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, या 1/4πε0 साथ में के डाल के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर।
तो ये आ जाएगी आपकी फोर्स इन मीडियम। इसमें ध्यान से देखिए, एप्सिलॉन आर या के एक्स्ट्रा आ गया है। ठीक है, तो जो फोर्स इन वैक्यूम थी उसको एप्सिलॉन आर से डिवाइड कर दो या के से डिवाइड कर दो, तो आपको क्या मिल जाती है, फोर्स इन मीडियम। तो यहां से अगर हम एप्सिलॉन आर की डेफिनेशन बनाना चाहें तो ये आ जाएगा एफ ओ अपॉन एफ एम। यानी अगर आप दो चार्जेस को वैक्यूम में रखें और उसी डिस्टेंस पे मीडियम में रख दें, जो उनका रेशियो ऑफ चार्जेस है, दैट इज कॉल्ड एज रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये उसकी डेफिनेशन है। तो कूलम्स लॉ की लिमिटेशन है, ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस पे लगेगा, किसी और चार्जेस पे नहीं लगेगा। सो स्पेस में आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। मीडियम में क्या होगा, इस एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन। एंड व्हाट इज एप्सिलॉन, दैट इज एप्सिलॉन आर इनटू एप्सिलॉन नॉट या के इनटू एप्सिलॉन नॉट। सो मीडियम में फोर्स हो जाएगी जो वैक्यूम में डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर या के। तो ये था आपका कूलम्स लॉ। नेक्स्ट इज कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। हम यहाँ पे को कंसिडर कर रहे हैं, या दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज Q1 पड़ा हुआ है जिसका पोजीशन वेक्टर है R1, और एक दूसरा पॉइंट चार्ज Q2 पड़ा हुआ है जिसका पोजीशन वेक्टर है R2। ठीक है, तो अगर आप लाइन ज्वाइनिंग का ये वाला वेक्टर बनाएंगे तो वो हो जाएगा हेड माइनस टेल। तो वो हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, जिसका हमने नाम दिया है R21। तो R21 ये राइट वाला वेक्टर है। ठीक है, तो अब हमें लिखनी है फोर्स बेसिकली। तो हमने यहाँ Q1 Q2 को पॉजिटिव माना है, तो हम लिखेंगे F। आप इसको नेगेटिव कर लो एक बारी, क्योंकि जिस तरह से डायग्राम बना ये नेगेटिव है, लेस देन 0। ठीक है, सो ये यहाँ पे एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये देखिए आप। ठीक है, तो एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। तो जो फोर्स ऑन ये जो F21 है, दैट इज फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। ठीक है, जो यहाँ डायग्राम पे दिखाई है। आपको लिखना होता है वो कौन सी किस पे, आप इसको 1 2 भी लिख सकते हैं, 2 1 भी लिख सकते हैं, बट मेंशन कर दें किस पे फोर्स है और किसकी वजह से है। सो so, किसके बराबर आ जाएगी, 1/4πε0। अब हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। Q1 Q2 दोनों के बीच दूरियां कितनी है, R21। तो R21 के मॉड का स्क्वायर, और डायरेक्शन भी कौन सी है, ये इधर को फोर्स है और इधर वाला वेक्टर विच इज R21। तो साथ में लिख दें R21 कैप। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो नीचे क्यूब आ जाएगा। सो बेसिकली फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कितना है, जितना R21 का मैग्नीट्यूड है। साथ में आ जाएगा R21 कैप विच इज यूनिट वेक्टर। अगर आप उसको वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो क्यूब आ जाएगा। फिर आप R21 की वैल्यू डाल दें, दैट इज R2 माइनस R1। तो ये फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 थी। अगर 1 2 निकालनी है तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, एग्जैक्टली बाहर बस एक माइनस लगा दें, बिकॉज फोर्स होती है इक्वल एंड ऑपोजिट। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, अगर आप एक चार्ज पे खूब सारे चार्जेस फोर्स लगा रहे हो, तो उस चार्ज पे जो नेट फोर्स होगी वो सारी फोर्सेस का क्या होगी, वेक्टर सम। और बाकी चार्जेस की प्रेजेंस से किसी दो चार्जेस के बीच की जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड ना बढ़ता है ना घटता है, वो वही रहता है, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। सो फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू नंबर ऑफ अदर चार्जेस क्या होती है, इट इज वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन दैट चार्ज ड्यू टू अदर चार्जेस। तो एक चार्ज पे जितने चार्जेस फोर्स लगा रहे हैं, आपने वो सारी फोर्सेस का क्या लेना है, वेक्टर सम। एंड इंडिविजुअल फोर्सेस आर अनअफेक्टेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। और ऐसा नहीं है कि और चार्जेस आगे तो ओरिजिनल चार्जेस की जो फोर्सेस हैं वो कम या ज्यादा हो जाएगी। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो बारी बारी सारी चार्जेस को पे फोर्सेस को सारी चार्जेस की वजह से जिस पे निकाल रहे हो, जैसे इस पे निकाल रहे हो, तो सारी फोर्सेस को आराम आराम से ड्रॉ करो, फिर उनका क्या लेना है आपको, वेक्टर सम। जैसे क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे एक चार्ज क्यू है, एक चार्ज क्यू है, ये भी चार्ज क्यू है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल पे पड़े हैं और इनके सेंटर पे एक चार्ज पड़ा है क्यू नॉट। तो सबकी फोर्सेस को दिखाएं। ये पहले चार्ज क्यू हम सबको पॉजिटिव मान रहे हैं,
ये क्यू क्यू नॉट को क्या करेगा, रिपेल, इधर को फोर्स लगाएगा से एफ, ये वाला किधर को फोर्स लगाएगा, नीचे को रिपेल करेगा से एफ, और ये भी क्यू और क्यू नॉट को हम सेम साइन का मान रहे हैं, तो ये भी किधर फोर्स लगाएगा, इधर को से एफ। यानी आपके पास तीन फोर्सेस हैं, एक इधर को एफ, एक नीचे को एफ, एक इधर को एफ। तीनों के बीच एंगल कितना है, 120, मैग्नीट्यूड सेम है, बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस भी सेम था, दूरियां भी सेम है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, डिस्टेंस भी बराबर होगा। तो आप इन दो एफ का रिजल्टेंट निकाल लें, वो बिल्कुल मिडल में आएगा, 2f cos 60, और cos 60 होता है हाफ, तो 2 ने 2 को मारा तो फोर्स आ जाएगी एफ, यानी ये फोर्स दोनों का जो रिजल्टेंट है वो ऊपर को एफ आ जाएगा, और एक थर्ड फोर्स है नीचे को एफ, तो दोनों आपस में कट जाएगी, तो नेट फोर्स इस पार्टिकल पे क्या आएगी, 0। तो हमने क्या करा, उसका वेक्टर सम। अब ये वाला क्वेश्चन देखें, यहाँ पे चार्ज क्यू है, यहाँ पे चार्ज क्यू है, ये चार्ज क्यू है, लेकिन ये कौन से ट्रायंगल पे है, राइट एंगल ट्रायंगल पे, जिसकी साइड्स हैं 3 4 5। सपोज मुझे इस वाले चार्ज पे जो वर्टेक्स पे, इस पे नेट फोर्स लगा निकालनी है, तो ये क्यू इसको रिपेल करेगा और ये क्यू इसको रिपेल करेगा। दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड लिख लें, 1/4πε0 Q1 Q2 विच इज क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, एक बारी 3 का स्क्वायर, एक का 4 का स्क्वायर, और ये दो फोर्सेस राइट एंगल पे हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा दैट इज अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। पाइथागोरस लगेगा, 90 डिग्री है। और अगर ये राइट साइड वाले चार्ज पे फोर्स निकालनी है, तो ये क्यू की डायरेक्शन पहले खुद ड्रॉ करें, ये इसको रिपेल करेगा, ये उसको रिपेल करेगा, बीच का एंगल लेट से थीटा। तो आप पूरा लिखेंगे F3 स्क्वायर प्लस F4 स्क्वायर प्लस 2 F3 F4 कॉस थीटा। कॉस थीटा आपको ट्रायंगल से लिखना पड़ेगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो करना कुछ नहीं है, अगर आपको नेट फोर्स निकालनी है, सारी फोर्सेस को ड्रॉ करो, जिस पे निकालनी है उसके ऊपर बाकियों की बेस से सारी फोर्सेस को ड्रॉ करो, और उन फोर्सेस का क्या लो, वेक्टर सम। नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। तो जब चार्ज आपका, अब हर बार आपको पॉइंट चार्ज तो मिलेगा नहीं, अगर आपका चार्ज लेंथ में ऐसे डिवाइडेड हो, डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो उसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब चार्ज ऐसे एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड हो, उसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब वो वॉल्यूम में हो, क्यूब स्फीयर पे, तो उसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें कुछ नहीं होता, बेसिकली आपको क्या आना चाहिए कि जब भी चार्ज लीनियरली डिवाइडेड है या डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम एक चीज डिफाइन करते हैं लैम्डा, दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, जो किसके बराबर होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। यानी 1 मीटर की लंबाई में जो चार्ज होता है वो लैम्डा होता है। सपोज आप इसकी dx लंबाई कंसिडर करें, तो उस पे कितना चार्ज आएगा, लैम्डा dx। बस इतना आपको मालूम होना चाहिए, काम ये आगे क्वेश्चंस में इंटीग्रेट के टाइम या जनरली गॉस में काम आएगा। जो एरिया में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो उसको चार्ज पर यूनिट एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, विच इज चार्ज पर यूनिट एरिया। तो अगर डीए सरफेस का चार्ज लिखना है, तो आप सिग्मा को डीए से मल्टीप्लाई कर दें, उसका चार्ज आ जाएगा। एंड चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को रो से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। अगर पर्टिकुलर वॉल्यूम आपको मालूम है, आप उससे रो मल्टीप्लाई करो, उसका चार्ज आ जाएगा। तो ये होती है आपकी 3 तरह की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस, लैम्डा, सिग्मा एंड रो। तो लैम्डा को जितनी लंबाई से मल्टीप्लाई करोगे उतने का चार्ज आ जाएगा, सिग्मा को जितने एरिया से मल्टीप्लाई करोगे उतने का चार्ज आ जाएगा, और रो को जितने वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे